स्वागत है आपका विन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 जून को जो मध्यकालीन इतिहास का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। प्रश्न को हम लोग समझने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने ये पढ़ाई की तो उन्होंने अच्छा लिखा है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि रिवीजन करते रहें। रिवीजन नहीं करेंगे तो एक टॉपिक का डेटा दूसरे टॉपिक में आप लिख देते हैं और ये तभी से गड़बड़ होती है जब हमसे रिवीजन नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इतिहास में टाइम पीरियड का बहुत महत्व होता है, तो जब भी किसी किंग के बारे में पूछा जाए टाइम पीरियड ज़रूर लिखें। चलिए, आज का हमारा पहला जो इस पेपर में पहला प्रश्न था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में हम लोगों को लिखना था। 3 नंबर का ये प्रश्न है। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे पराक्रमी शासक थे जिनका टाइम पीरियड था 836 ईस्वी से 885 एडी या ईस्वी तक। अगर अलग से नहीं लिखना है तो आप ब्रैकेट में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। राजधानी इनकी कन्नौज थी और इनके शासन की जानकारी वाराह लेख, दौलतपुर अभिलेख से मिलती है। तो ये 3 जानकारी इनके बारे में हमें बतानी थी। याद रखिए, जब भी किसी राजा के बारे में या किसी वंश के बारे में आप लिखें तो उसका टाइम पीरियड और उसकी राजधानी का उल्लेख जरूर करना चाहिए। इससे उसके बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो कौन है, किस कहाँ का है, एड्रेस हमें चाहिए होता है। ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न था हमारा जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। ये हमने भौगोलिक जानकारी दे दी यहाँ पे। जेजाक भुक्ति में जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो हैं चंदेल और इनका टाइम पीरियड था 9 से 12वीं शताब्दी के बीच, तो वो लिख देना है। प्रमुख शहर हम लोग खजुराहो बता सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। यही अगर आप 2020 के लिए लिख रहे हैं तो इसमें कम शब्दों में आप लिख सकते हैं बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, यमुना नर्मदा नदियों के बीच स्थित, प्रमुख शासन चंदेलों का। ये 1 से 1.5 लाइन में खत्म हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कर्पूर मंजरी। ये राजशेखर द्वारा रचित एक नाटक है। हम सब जानते हैं कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे, तो ये 1 लाइन में जिक्र करना है। इस नाटक की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ये प्राकृत भाषा के जो 5 सबसे अच्छे नाटक माने जाते हैं, इनको सटक भी कहते हैं, उनमें से एक है। इसमें एक कहानी है कुंतल राजपुत्री कर्पूर मंजरी और राजा चंद्रपाल के बारे में। तो कर्पूर मंजरी लिखा किसने, भाषा क्या है और उसका विषय वस्तु क्या है, इन 3 बातों को बताकर हम लोगों ने कर्पूर मंजरी का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का था इबादत खाना। इबादत खाना 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। यह एक भवन था। उसका उद्देश्य था कि धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श करना। अकबर सत्य की खोज में लगा हुआ था। वो चाहता था कि विभिन्न धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन सबको वो समझे, जाने, उसको लागू करे अपने राज्यों में। और इसीलिए उसने पहले तो इसे मुस्लिमों के लिए ओपन किया था कि मुस्लिम धार्मिक विचारों पे वो चर्चा करे धर्म गुरुओं के साथ। लेकिन 1579 में उसने यह इबादत खाना सभी के लिए खोल दिया, यानी अन्य धर्मों के जो अनुयायी थे वो भी इस धर्म चर्चा में, विचार विमर्श में भाग ले सकते थे। तो ये 3 पॉइंट हम लोग को इसमें लिखना था। अगला जो हमारा प्रश्न था वो था पल्लवकालीन कला। देखिए, पल्लवकालीन कला, इसे हम बड़े में भी लिख सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ 3 नंबर के लिए लिखना है। तो दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का प्रारंभ पल्लवों ने किया। पाषाण वास्तुकला का तात्पर्य है पत्थरों को काटकर, पहाड़ियों को काट करके मंदिर और मूर्तियां बनाई जाती थी, जो हमने दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि पहाड़ियों और पत्थरों को काटकर मंदिर और मूर्तियों का निर्माण। और तीसरा पॉइंट इसका जो प्रमुख है उसके बारे में विशेषता है कि 4 प्रमुख शैलियां जो हैं पल्लवकालीन कला की हम लोगों को प्राप्त होती हैं, और वो हैं महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली। बेसिकली ये 4 शासक थे और इनके शासनकाल के दौरान जो शैली विकसित हुई
मंदिरों की, स्थापत्य कला की, उनको इनके नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। अगर आप 2020 के लिए लिख रहे हैं तो सिंपली आप सिर्फ एक लाइन में लिखिए कि पाषाण वास्तुकला का प्रारंभ पल्लवों द्वारा, इसकी 4 प्रमुख शैलियाँ ये हैं। आपके 10 से 11 वर्ड में ख़त्म हो जाएगा ये। अगला जो हम लोगों का प्रश्न था वो था ताज उल मासिर। सल्तनत काल में हसन निजामी के द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसमें उसने 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का विवरण दिया है। अब आप देखेंगे तो इसमें मुख्यतः किसका विवरण मिलेगा हम लोगों को? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का विवरण मिलेगा। इसमें युद्ध, शासन प्रणाली और सामाजिक घटनाओं पर का उल्लेख उसने किया है। तो ये 3 बातें हम लोगों को इसके बारे में लिखनी है। अगला जो हम लोगों का प्रश्न था तो था कुव्वत उल इस्लाम। यह एक मस्जिद है जो मेहरौली, दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में करवाया गया था। बाद में इसमें सुधार कार्य अन्य इल्तुतमिश ने भी करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी करवाया। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि दिल्ली की संभवतः ये पहली मस्जिद थी। तो ये 3 पॉइंट कुव्वतुल इस्लाम के लिए। फिर नायबे ममलिकात, यह एक शासकीय पद था। रजिया की मृत्यु के बाद जब बहराम शाह गद्दी पर बैठा तो नोबल्स या जो तुर्की सरदार थे उन्होंने उसको पपेट बनाने के लिए एक ऐसे पद का क्रिएशन किया, एक ऐसे पद को बनाया जिसमें लगभग सभी शक्तियाँ निहित हों, केवल वह नाम मात्र का बहराम शाह शासक बना रहे। और इसीलिए उन्होंने नायब ममलिकात पद का क्रिएशन करवाया बहराम शाह से। इसे सुल्तान का प्रतिनिधि भी कहा जाता था या नायब, डेपुटी कहा जाता था, यानी इससे सीनियर केवल और केवल सुल्तान होता, बाकी सभी इसके अधीन थे। तो ये लिखना है कि एक सल्तनत कालीन शक्तिशाली शासकीय पद था, स्थापना बहराम शाह के काल में हुई। इसका जो पहला, आप ये भी लिख सकते हैं कि पहला नायब ममलिकात एतगीन था, लेकिन यह पद महत्वपूर्ण किसके काल में हुआ? बलबन के काल में। बलबन जब नसीरुद्दीन महमूद के काल में, यानी 1246 से लेकर के 1266 तक, जब तक कि नसीरुद्दीन महमूद के डेथ नहीं हो गई, तब तक वो नायब ममलिकात के तौर पे कार्य किया। और इस दौरान बलबन ने सल्तनत की सभी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी और उसका भरपूर उपयोग किया। तो यहाँ पे बलबन का उल्लेख किया जा सकता है। फिर अगला हम लोगों का प्रश्न था खान ए सामा। यह एक मुगल कालीन मंत्री था। खान ए सामा मुगल कालीन मंत्री था जिसकी जिम्मेदारी थी कि शाही परिवार की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करना, उसका प्रबंधन का ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत उसकी जिम्मेदारियां थी शाही इमारतों, सड़कों और बागों बगीचों की देखभाल करना। फिर हमारा प्रश्न था जुनता गुट। यह एक बड़ा प्रसिद्ध है मुगल काल का शब्द। जहांगीर के काल में नूरजहां और उसके रिश्तेदारों ने एक गुट बना लिया था ताकि वह शासन में दखलंदाजी कर सकें, वो शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रख सकें। तो यह गुट था नूरजहां और उसके रिश्तेदारों का। इसमें नूरजहां, उसकी माता अस्मत बेगम, उसका भाई आसफ खां, उसका पिता एतमादुद्दौला आदि शामिल थे। और इसका मेन उद्देश्य था कि शासन में किस तरह से वो अपनी बात को मनवा सकें, दखलंदाजी कर सकें। तो ये 3 बातें जुनता गुट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए। अब हम लोगों का आता है दूसरा प्रश्न जो कि शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें हम लोगों को लगभग 100 शब्द अगर 2019 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और अगर 2020 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग 50 से 55 वर्ड हमें लिखने की अनुमति दी गई है। तो पहला जो था हमारा प्रश्न वो था कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। 12वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं कि जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया, 12वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं कि 1191-92 के बाद जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है तो तराई के दूसरे युद्ध के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लगातार भारतीय राजाओं को पराजित किया। ये भारतीय राजा मुख्यतः राजपूत हुआ करते थे। तो उस पराजय की क्या कारण है ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना था। तो एक लाइन ये लिख दिया कि 12वीं शताब्दी के अंत से यानी 1190 के बाद 91 में पहले
पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, 92 में वो पृथ्वीराज हार गए। उसके बाद लगातार जयसिंह की हार हुई, उसके बाद अन्य शासक भी हारते चले गए। तो ये एक प्रश्न, एक टॉपिक है कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। तो ये हम लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। इस वीडियो में मैंने केवल पॉइंट्स का उल्लेख किया है, ताकि अगर 2020 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है, और अगर आप 2019 के लिए कर रहे हैं तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देना है, यानी इसका विस्तार करना है। तो दोनों को इसको प्रयोग करना है। पहला, जैसे केंद्रीय सत्ता का अभाव था। उस समय पे कोई, जैसे आज भारत है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी राजपूत अपने अपने राज्य में राज्य करते थे, सब अपने अपने आप को बड़ा मानते थे, कोई एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करता था, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं था। तो एक तरह कोई सेंट्रल पावर नहीं थी जो कि पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट कर सके या उसकी व्यवस्था कर सके। दूसरा, राष्ट्रीयता की भावना की कमी। ये राज्य जो थे, चाहे वो राजस्थान के राज्य हों या गुजरात के राज्य हों या पूरे भारत में कहीं के भी राज्य हों, ये सिर्फ अपने राज्य को ही के प्रति समर्पित होते थे। अगर जोधपुर रियासत है या जो पृथ्वीराज चौहान का की शाकंभरी वंश था, वो के अजमेर के शासक थे, वो तो अजमेर का जो राज्य था वो उन्हीं तक सीमित था। वो मानते थे कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल इस राज्य की सुरक्षा है, न कि सीमाओं की सुरक्षा। तो ये राष्ट्रीयता की भावना जैसी बात नहीं थी। लोगों की भावनाएं केवल अपने राज्यों से जुड़ी हुई थी, राजाओं की भी, सैनिकों की भी, सरदारों की भी, और जो आगे चल करके घातक सिद्ध हुई। क्योंकि जब एक राजा युद्ध लड़ रहा होता था तो दूसरा राजा चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा होता था, क्योंकि उसमें उसका कोई हित नहीं था। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। क्यों? क्योंकि अगली बार आक्रमणकारियों ने फिर उसके साथ युद्ध किया, फिर तीसरे राजा उसको देखते रहे, और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने सभी राज्यों को पराजित कर दिया। स्थायी सेना का अभाव था। राजपूत शासक स्टैंडिंग आर्मी या अपनी स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो केवल अपने महल की सुरक्षा के लिए कुछ अंगरक्षकों की एक सेना रखते थे, और मुख्यतः वह युद्ध के लिए अपने सामंतों की सेना पर निर्भर होते थे कि उनके जो सहयोगी सरदार और सामंत होंगे युद्ध में वो उनके साथ भाग लेंगे। तो उन सैनिकों की जो सत्यनिष्ठा थी, उन सैनिकों की जो भक्ति थी, वो अपने सरदारों के प्रति थी, न कि राजा के प्रति होती थी। तुर्कों की शक्तिशाली अश्वसेना भी इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि युद्ध में अश्वसेना तीव्र गति से गमन कर सकती है, उसकी स्पीड बहुत होती है, जबकि राजपूतों में हाथियों की सेना महत्वपूर्ण थी, और हाथी उतनी तेजी से मूव नहीं करते। तो तुर्कों की ये शक्तिशाली अश्वसेना ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली, इसका मतलब ये है कि राजपूत युद्ध प्रणाली थोड़ी अलग थी। ये बड़े ही ईमानदार और नैतिक तरीके से युद्ध करते थे। जैसे कि अगर सामने वाला प्रतिद्वंद्वी के हाथ से तलवार गिर जाए तो ये पहले उसको हाथ में तलवार थमाते थे कि नहीं, निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। कोई भाग रहा है तो उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब 1191 में पृथ्वीराज से पराजित होकर गौरी भागा था तो उस वक्त पृथ्वीराज उसे पकड़ सकते थे, मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये राजपूत आन बान शान के खिलाफ था। तो ये इनके युद्ध की दोष माना गया कि युद्ध प्रणाली इनकी जो थी, इनमें दोष था, ये डिमेरिट थी, जबकि मुस्लिमों में ऐसा नहीं था। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की उपेक्षा की इन लोगों ने। ये सिर्फ अपने अपने राज्यों की सुरक्षा करते रह गए, और जो बॉर्डर एरिया था उसको इन्होंने छोड़ दिया उस बॉर्डर राज्य के लिए, जो कि बाद में सबके लिए घातक सिद्ध हुई। तो 2020 में केवल ये पॉइंट्स लिखना, आप देखेंगे ये आधा पेज हो जाएगा, लगभग 50 से 55 वर्ड होंगे। और थोड़ा सा अगर आप 2019 के लिए लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इनका 2-2 लाइन का विस्तार कर दें। अगला प्रश्न हमारा था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। तो पहले एक छोटा सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन कि उसकी उद्देश्य क्या था। विशाल सेना रखना। कम वेतन पर विशाल सेना रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया। अलाउद्दीन विश्व विजय करना चाहता था, और इसके लिए उसको एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ती। उसने नगद वेतन देना भी शुरू किया था। अगर कीमतें बढ़ती तो सैनिकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
ज़्यादा सैलरी की आवश्यकता होती, ज़्यादा वेतन की आवश्यकता होती, और इससे अलाउद्दीन के खजाने पे भी भार पड़ता। तो उसने बाज़ार नियंत्रण की प्रणाली के बारे में सोचा कि बाज़ार को यदि नियंत्रित कर दिया जाए, लोगों की आवश्यकताएं, सैनिकों की आवश्यकताएं, उनके परिवारों की आवश्यकताएं यदि कम वेतन में, कम पैसे में पूरी हो जाएंगी तो वो ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ये मानता था कि वह एक बड़ी विशाल सेना बना लेगा, और वो सफल भी हुआ, और इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अब उसके लिए उसने क्या क्या कार्य किए वो हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। जैसे मूल्यों पर नियंत्रण और निरीक्षण व्यवस्था। सभी आइटम्स, जितने भी आर्टिकल्स होते थे बाजार में, उनका नियंत्रण, उनकी जो कीमत थी वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी, और निरीक्षण के लिए उसने अधिकारियों की नियुक्ति की। इंस्पेक्शन या निरीक्षण किए जाने पे जो भी गलत पाया जाता था, उल्लंघन करता था सरकारी नियमों का, उसके लिए कठोर दंड व्यवस्था भी थी। उसने इस बात का भी ख्याल रखा कि वस्तुओं की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो प्रॉपर बनी रहे, जिससे कि कीमतें कभी बढ़ेंगी ही नहीं। और इसके लिए उसने तमाम जगहों से मंगवाने के लिए व्यवस्था की थी। उसने कबीलाइयों के थ्रू ये मंगाने की कोशिश की थी कि सब लोग जो है ये सामान एक ही मंडी में ला करके बेचें। उसने 3 तरह के बाज़ार की भी व्यवस्था की थी, गल्ला मंडी, सराय अदल और दासों का जो बाज़ार था। तीनों अलग अलग प्रकार के मार्केट थे, और 3 अलग अलग तरह की कैटेगरीज़ को ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनकी आवश्यकता की चीज़ें। जैसे दासों का जो मार्केट था वो अमीर वर्गों के लिए था, कि अमीर वर्ग के जो उसके नोबल्स थे, जो उसके तुर्की सरदार थे, उनको दासों की आवश्यकता होगी, और अगर वो फिक्स्ड रेट में, कम रेट पे उन्हें मिलेंगे तो उनकी डिमांड सरकार से ज़्यादा नहीं होगी। तो उसने वस्तुओं की उचित वितरण व्यवस्था करवाई। शहनाई मंडी नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की, और उसको अधिकार दिया कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो वो कठोर दंड की व्यवस्था करे। भ्रष्टाचार पर कठोर प्रतिबंध लगाया। ये उल्लेख है कि यदि कोई कम तौल करता था तो उसके लिए नियम था कि उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। तो इतनी कठोर व्यवस्था होने के कारण, कठोर नियम होने के कारण भ्रष्टाचार पर अपने आप ही रोक लग गया। तो ये जो 6 पॉइंट हैं इनको हम लोग लिख सकते हैं। और यह नीति सफल रही, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही कम खर्च पर विशाल सेना का गठन भी कर लिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है फिरोज तुगलक की गृह नीति। गृह नीति से तात्पर्य ये है कि जब फिरोज तुगलक सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कार्य किए गए थे उसको परिणाम के रूप में फिरोज तुगलक के सामने आए। तो उसके लिए उसको अपनी गृह नीति में परिवर्तन करने पड़े। जैसे उसने राजस्व सुधार किया, जो उसने टकावी लोन थे वो सारे माफ़ कर दिए। सिंचाई की व्यवस्था करवाई जिससे कि खेती को बढ़ावा मिले। न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से शरीयत पर लागू कर दिया उसने। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उसने एक रोजगार कार्यालय बनाया। दानशाला तथा औषधालय की स्थापना की। उसने दारुल सफ़ा नाम से एक खैराती अस्पताल भी बनवाया था, जिसमें गरीबों को मुफ्त में इलाज किया जाता था। दासों हित सुधार कार्य, उसके काल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, तो उसने दासों के को भी कार्यों में लगा दिया, जिससे कि जो इनकम जनरेट हो वो उनके लिए कल्याण के लिए यूज़ की जा सके। उसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण उलेमा वर्ग नाराज़ था। तो फिरोज तुगलक उन्हें संतुष्ट करने के लिए उसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने जजिया कर लगाया। उसने ब्राह्मणों और हिंदुओं के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया, जिससे कि उलेमा वर्ग जो है वो संतुष्ट हो जाए और उसको प्रॉपर उन्हें सपोर्ट मिल पाए। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखना है। हमारा अगला प्रश्न था, शाहजहां का काल क्या स्वर्ण काल था? देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोगों को इतिहासकारों के मत को लेकर चलना होता। इस बात को लेकर के मतभेद है इतिहासकारों में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ था, कुछ का मानना है कि नहीं था, और ऐसा अक्सर होता है। एलिफिंस्टन नाम के एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार शाहजहां का शासनकाल भारतीय इतिहास का सर्वाधिक समृद्धशाली युग था। अब वो क्या तर्क देते हैं, तो हमें लिखना पक्ष में तर्क क्या क्या है। कला एवं भव्यता, यहाँ पे अगर आपको डिस्क्राइब करना है
तो शाहजहाँ के काल में जो जो कला का विकास हुआ उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिए। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, उसने तख्ते ताउस बनवाया, तो ये सारी बातें आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन अगर 2020 के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बता करके बस इसको ख़त्म करना है। उसके काल में विदेशी निर्यात भी शुरू हो चुका था। साहित्य और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति, साहित्य के क्षेत्र में भी शाहजहाँ के काल में काफ़ी उन्नति हुई, क्योंकि उस समय गंगा लहरी, जगन्नाथ नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, कई किताबों का ट्रांसलेशन किया गया। स्वयं उसका जो पुत्र था दारा शिकोह, उसने कई उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया। तो साहित्य के क्षेत्र में भी कई प्रकार की उन्नति की गई। स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे जो भवन बनवाए गए, भले वो ताजमहल हो, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, आगरा का मोती मस्जिद हो, उनका आप उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हम लोग पक्ष में रख सकते हैं कि शाहजहाँ का काल, इससे पता चलता है कि स्वर्णकाल था। स्वर्णकाल से तात्पर्य बहुत सिंपल है कि जिसमें सभी सुखी हों और प्रसन्न हो, और जिसमें सब बढ़िया अच्छा हो रहा हो। लेकिन डॉक्टर वी.ए. स्मिथ इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि ये बाहरी चमक दमक का काल था, और इसके विपक्ष में तर्क ये देते हैं कि उस वक्त आंतरिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, क्योंकि इतना सब कला, भव्यता और स्थापत्य के निर्माण में बहुत सारा धन खर्च किया गया, और उसी समय एक बहुत बड़ा अकाल भी पड़ गया। तो शाहजहाँ ने उस अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। उसने इसके बावजूद कि अकाल था, अपनी जो स्थापत्य कला थी उस पर बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण तरीके से खर्च करता रहा, जिससे कि आर्थिक असमानता क्रिएट हो गई। तो आंतरिक स्थिति खराब हुई, अकाल पड़ा, आर्थिक असमानता रहा। इन 3 आधार पर कह सकते हैं कि नहीं, शाहजहाँ का काल जो था स्वर्णकाल सामान्य व्यक्ति के लिए तो नहीं था। तो अंत में कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं कि यह कहना उचित है कि शाहजहाँ का शासनकाल कला, साहित्य और स्थापत्य कला की दृष्टि से सही अर्थों में स्वर्णकाल था। लेकिन अन्य क्षेत्रों को अगर देखें तो उसको हम आंशिक रूप से स्वर्णकाल कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यह स्वर्णकाल नहीं था। तो इस तरह से दोनों मत देने हैं और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। फिर हमारा प्रश्न था शिवाजी के उद्देश्य। शिवाजी ने परिस्थितियों और साधनों के अनुसार अपने उद्देश्य निर्धारित किए। जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, उन्होंने अपने उद्देश्यों में भी समय समय पर परिवर्तन किए थे। तो जो मुख्य रूप से शिवाजी के उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे। जैसे पूना में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, हिंदू धर्म, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करना, मुगलों की सेवा में न रहना, हिंदू स्वराज की स्थापना करना। अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यदि 2020 के लिए लिख रहे हैं तो केवल इनको 2-2 लाइन में बता के ख़त्म करना है। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों का था, लॉन्ग आंसर टाइप, शेर शाह के शासन प्रबंध और उसके सुधार कार्यों के बारे में। तो इतिहास में शेर शाह एक कुशल प्रशासक और सुधारक के रूप में ही प्रसिद्ध है ना। और उसने क्या ऐसे काम किए वो इस प्रकार से। केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन उसने बहुत सुदृढ़ किया। वह एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। वो सारे शक्तियों को उसने अपने हाथों में रखा था, लेकिन विशाल साम्राज्य पर सलाह लेने के लिए उसने अलग अलग विभाग भी बनाए थे। जैसे दीवानी वजारत वित्त विभाग था, दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, दीवाने रसालत विदेश विभाग था, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, जिसको उसने बहुत मजबूत किया। इसी प्रकार उसने प्रांतीय शासन भी सुदृढ़ किया। उसका जो साम्राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था, जिसको सूबा कहा जाता था। उसका मुखिया सूबेदार होता था। फिर उसे सरकारों में विभक्त किया गया, जिसका मुखिया सिकदरान होता था, और एक और अधिकारी रखा गया था मुंसिफान। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा डिटेल में लिख दें। फिर उसने भूमि कर व्यवस्था की, जिसके लिए शेर शाह को बहुत क्रेडिट जाता है। उसने भूमि की पैमाइश करवाई, और किसानों की वो मानता था किसानों की भलाई में ही राज्य की भलाई है। यदि किसानों की खेती अच्छी होगी तभी राज्य को
कर प्राप्त हो पाएंगे। और इसीलिए उसने जागीरदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और सीधे सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया किसानों से कर वसूलने के लिए, जिसको रैयतवाड़ी हम कह सकते हैं कि उसने रैयतवाड़ी सिस्टम को एक तरह से लागू कर दिया। उसने भूमि को 3 नाप करवाई और उत्पादन उपज के आधार पर 1/3 लगान लेना निश्चित किया और भूमि को उसकी औसत उपज के आधार पर 3 भागों में बांट दिया था। सबसे अच्छी यानी सबसे उत्तम, फिर मध्यम और निम्न, और उसी के अनुसार वो कर लेता था। इसमें जमींदारों का कोई स्थान नहीं था, यानी कि किसान और सरकार दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, मीडिएटर हट गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। उसने न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया था। वो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था और बड़ी गहन आस्था थी उसकी। वो न्याय करते समय धर्म या धन अथवा किसी अन्य अंतर को स्वीकार नहीं करता था। पुलिस व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया था। उसने गांव के चौधरियों मुकदमों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया था। ये कि जिस गांव में यदि कोई चोरी डकैती या इस तरह की घटनाएं होंगी तो चौधरी और मुकदम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए उसने कठोर दंड, कोड़े मरवाना, अंग कटवा देना, इस तरह के नियम बनाए। तो इससे कठोर नियमों से अपने आप इस तरह की घटनाओं पर रोक लग गई। फिर उसने पुलिस व्यवस्था को ही मजबूत किया। गुप्तचर व्यवस्था, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि गुप्तचर व्यवस्था को उसने स्ट्रॉन्ग किया था। फिर सैन्य व्यवस्था, शेर शाह ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें घुड़सवार सेना भी थी, पैदल सेना भी थी, हाथी सेना भी थी, तोपखाना भी था। ये प्रमुख उसकी सेना के अंग थे। राजधानी में कहते हैं कि सैनिकों की भर्ती वो स्वयं करता था तथा प्रांतों में यह कार्य प्रांतपतियों या सूबेदारों से करवाता था और उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। उसने घोड़ों पर दाग लगाने की नीति जो थी उसको कंटिन्यू रखा था। सैनिकों का हुलिया भी रजिस्टर में मेंटेन रखा, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। उसने एक और महत्वपूर्ण जो सुधार कार्य किए थे वो थे मुद्रा प्रणाली में। शेर शाह ने मुद्रा प्रणाली में रुपया नाम का एक सिक्का शुरू किया था जो बहुत समय तक चलता था। उसने दाम नाम का भी सिक्का शुरू किया था और उन मुद्राओं पर पद और टकसाल का नाम भी अंकित करवाया। तो शेर शाह की मुद्रा प्रणाली बहुत ही श्रेष्ठ थी। फिर एक पॉइंट लास्ट हम लोग लिख सकते हैं, वाणिज्य लोक कल्याण के कार्य। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए उसने जगह जगह पर जो अलग अलग कर लगाए जाते थे उनको खत्म कर दिया। उसने व्यापारिक वस्तुओं से केवल 2 ही स्थानों पर कर लेने का प्रावधान किया। पहली बार जब वस्तुएं उसके राज्य की सीमा में प्रवेश करें तथा दूसरी बार जब वस्तुएं बिक्री के लिए जाती थी। इससे व्यापारियों को लाभ हुआ, क्योंकि कई जगह टैक्स लगाने से व्यापारियों को नुकसान होता था और चीज़ें महंगी हो जाती थी। शेर शाह ने व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा। उसने सरायों का निर्माण किया, रास्तों को एक बिल्कुल भयमुक्त कर दिया। लोक कल्याण के लिए उसने कहा जाता है कि उसने 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए थे। डाक की भी समुचित व्यवस्था की थी। छात्रों के लिए कहते हैं मदरसों की भी स्थापना करवाया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पॉइंट में लिख सकते हैं और अंत में हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं 2 लाइन जैसा कि लिखना चाहिए आप लोगों को कि शेर शाह को केवल 5 वर्षों का काल मिला था, लेकिन 1540 से 1545, लेकिन इन 5 सालों में उसने इतना काम किया कि इतिहास में वो अमर हो गया। अपने एक छोटे से कार्यकाल में उसने बहुत सारे कार्य किए जिससे कि वह कुशल प्रशासक और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो पहले ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। आप लोग, कई लोगों को मैंने देखा कॉपी पढ़ते वक्त की बिना प्रश्न को समझे हुए जो हमारे मन में आता है वो हम लिखेंगे, प्रश्न में भले ही कुछ भी पूछा गया हो। देखिए, ऐसा करने से नंबर नहीं मिलते हैं। पहले प्रश्न को समझिए, उसका नेचर क्या है, क्या पूछा जा रहा है, वो बात लिखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता है, वापस पढ़ेंगे तो वो बनने लग जाएगा। और 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आंसर का फॉर्मेट बनाइए मन में या अपनी कॉपी के साइड में कि हम पहले क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे। इससे आपका आंसर का जो प्रेजेंटेशन होगा वो बेहतर हो जाएगा अपने आप। और जल्दीबाजी ना करें, तथ्यात्मक गलतियाँ ना करें, उससे नंबर नहीं तो कटते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।